विमला नाम की एक औरत थी जो कि रानिया नाम के गांव में रहती थी। वो गांव की सबसे दुष्ट औरत थी और आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो पंचायत में विमला की हरकतों के बारे में बात करेंगे। बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम सभी? क्या दिक्कत है तुम्हें विमला से? दिक्कत? अरे दिक्कत ही दिक्कत है हम सबको इस विमला से। आए दिन ये औरत लोगों से झगड़ती रहती है। किसी का जानवर इसके घर के आसपास भी भटक जाए तो उसे मार मार के भगा देती है। लोगों के बच्चों के ऊपर चिल्लाती है और उन्हें डराती भी है। यही नहीं, परसों जब मेरी बेटी ने इसके घर से एक फूल क्या तोड़ लिया, इसने उसे भी मार मार कर भगा दिया। हाँ, मैंने भी देखा था। वो बेचारी बच्ची कितना रो रही थी इसके डर के मारे। हम सब बस यही चाहते हैं कि आप इसे अभी के अभी गांव से बाहर निकाल दीजिए। बस हमें ये इस गांव में नहीं चाहिए है। हाँ। अरे वाह वाह वाह, ऐसे कैसे निकाल दोगे मुझे गांव से तुम सब? मैं सालों से इसी गांव में रह रही हूँ, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तो तुम्हें लोगों से झगड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अब फैसला हो चुका है, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। सरपंच का भी ऐसा फैसला सुनकर विमला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। विमला ने कुछ सामान भी नहीं लिया और तुरंत ही गांव के बाहर चल पड़ी। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इन्होंने मेरा इतना अपमान किया है। अगर मैं इस गांव से ही निकाल दी गई तो मेरे जीने का वैसे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, मैं यूं ही नहीं मरूंगी। मैं तो मरने के बाद भी इन सबका जीना हराम कर दूंगी। इतना कहकर विमला गांव की पानी की टंकी के पास गई। इस टंकी से पूरे गांव के घरों में पानी जाता था। फिर क्या था, विमला ने ना आव देखा ना ताव और टंकी में छलांग लगा दी। टंकी में पानी काफी गहरा था और उसमें डूबने से विमला की मौत हो गई। मरने के बाद विमला चुड़ैल बन गई और उसी टंकी में बैठ गई। अब इस गांव के एक एक इंसान का मैं पानी पीना तक मुश्किल कर दूंगी। बड़े आए मुझे गांव से निकालना चाहते थे ना, अब देखती हूँ कैसे मुझसे पीछा छुड़ा पाएंगे। अगले ही दिन से पूरे गांव में हाहाकार मच गया क्योंकि किसी के भी घर में पानी नहीं आ रहा था। लोग भागे भागे सरपंच के पास गए। सरपंच जी, सवेरे से पूरे गांव में किसी के भी घर में पानी नहीं आ रहा है। सब लोग पानी के बिना बहुत परेशान हैं। जानवर भी प्यास से तड़प रहे हैं। लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे हैं। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अभी चलकर पानी की टंकी को देखते हैं, शायद वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई हो। फिर गांव के कुछ लोग सरपंच के साथ पानी की टंकी के पास जाते हैं और एक आदमी ऊपर चढ़कर टंकी का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही आदमी जोर से चिल्ला पड़ता है। वो आदमी भागता हुआ नीचे आता है। अरे क्या हो गया? कोई जंगली जानवर है क्या टंकी में? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सरपंच जी, जानवर नहीं, बिमला की लाश है टंकी में और साथ ही साथ एक डरावनी चुड़ैल भी है। मैंने जैसे ही उसे देखा दरवाजा वापस से बंद कर दिया। अरे बाप रे, कितनी डरावनी है वो, मैं तो उसका चेहरा भूल ही नहीं पा रहा। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? कहीं सुबह सुबह नशा करके तो नहीं आए हो? अरे अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो एक काम करिए, आप खुद ही ऊपर जाइए और अपनी आंखों से देख लीजिए। सरपंच डरते डरते ऊपर जाता है और टंकी का दरवाजा खोलता है। अंदर सच में विमला चुड़ैल थी। उसे देखकर सरपंच की हालत खराब हो जाती है। अरे वाह सरपंच, बड़ी हिम्मत है तुझ में तो। मुझसे मिलने तू खुद जो यहाँ चला आया। आजा आजा, तू भी अंदर आकर मेरे साथ बैठ। इससे पहले सरपंच कुछ बोल पाता, चुड़ैल सरपंच की गर्दन पकड़कर उसे टंकी में खींच लेती है और मार देती है। सभी लोग ये नजारा देखकर बहुत डर जाते हैं और वापस गांव की तरफ भाग जाते हैं।
गांव में ये सब सुनकर खौफ का माहौल फैल जाता है। अरे अरे, ये विमला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। पहले जीते जी हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी और अब मरने के बाद भी हमें परेशान कर रही है। अरे तो क्या हम उससे डर कर बैठे रहें? और आखिर ये सब कब तक चलेगा? बिना पानी के तो हम सब के सब मारे जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, और वो भी जल्द से जल्द। मुझे एक बात का तो पूरा यकीन है कि अगर हम उस विमला की लाश को टंकी से बाहर निकाल कर जला दें तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और इसीलिए वो चुड़ैल बन गई है। लेकिन मुसीबत तो ये है कि हम लोग ऐसा करेंगे कैसे? गांव के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी उनमें से एक औरत बोलती है, ओह, मेरे पास एक तरीका है तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा खतरा है। अरे अभी हम क्या कम खतरे में हैं? जल्दी बताओ तुम्हारे पास जो भी तरीका है। दरअसल मैं विमला के घर के बगल में रहती थी और मैं देखती थी कि वो अक्सर एक हीरो की फिल्म देखा करती थी। वो कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं है, लेकिन विमला को बड़ा पसंद था। मुझे ऐसा लगता है कि विमला उस हीरो से मिलने के सपने भी देखती थी। अरे तो हम एक जाल बिछा सकते हैं। हम टंकी के पास जाकर ये खबर फैला सकते हैं कि वो हीरो गांव में आया हुआ है, और मुझे यकीन है कि ऐसा सुनकर विमला टंकी से बाहर जरूर आएगी। और जैसे ही वो बाहर आएगी, हम जल्दी से टंकी से उसकी लाश को बाहर निकालकर उसे जला देंगे। वाह, ये तो सच में कमाल की तरकीब है, मानना पड़ेगा। अरे क्या खाक कमाल की तरकीब है। अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई तो वो विमला चुड़ैल हमें सीधा ऊपर पहुंचा देगी, ऊपर। नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा है। इससे बेहतर तो हम गांव छोड़कर ही चले जाएं और कहीं और जाकर बस जाएं। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिस गांव में हम बचपन से रह रहे हैं, जहां हमने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, वही जगह छोड़कर चले जाएं, वो भी किसी दुष्ट चुड़ैल से डरकर? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। अगर तुम लोगों को मेरा साथ देना है तो दो, वरना मैं ये सब अकेले ही कर लूंगी। उस औरत की बात सुनकर आदमी के साथ साथ सभी गांव वाले भी चुप हो जाते हैं। सबको शांत देखकर वो औरत फिर से बोलती है, देखो, हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं है, बस यही एक रास्ता है और हम अब पीछे नहीं हट सकते हैं। सभी लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लान के मुताबिक कुछ बच्चों को टंकी के पास भेजा जाता है और बाकी लोग पास में ही छिपे रहते हैं। बच्चे जोर जोर से आपस में बातें करने लगते हैं। टंकी में बैठी चुड़ैल भी बच्चों की ये सारी बातें सुन रही थी। अरे वाह, ये तो मेरा पसंदीदा हीरो है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे गांव आया है। कुछ भी हो जाए, मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं उससे एक ऑटोग्राफ तो लेकर ही रहूंगी। इतना कहकर बच्चे वहां से चले गए। उनके जाते ही चुड़ैल टंकी से बाहर आ गई। मैं भी इन बच्चों के पीछे जाती हूँ, तभी मुझे मेरा हीरो मिलेगा और उसका ऑटोग्राफ भी। इतना कहकर चुड़ैल उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गांव वाले ये देखकर खुशी से उछल पड़े और बिना देरी किए वो सब जल्दी से बाहर आ गए। उनमें से 2 आदमी जल्दी से जाकर टंकी में कूद जाते हैं और अंदर से विमला और सरपंच जी की लाश को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद बिना देरी किए वो लोग दोनों लाशों को अंतिम संस्कार के लिए भिजवा देते हैं। तभी पीछे से चुड़ैल वापस आ जाती है। तभी चुड़ैल की नजर टंकी के पास पड़ती है। अपने सामने सभी गांव वालों को देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तो ये हीरो वाला झूठ तुम सब ने जानबूझकर बोला था, क्योंकि मुझे तो सारे गांव में कहीं कोई भी हीरो नहीं मिला। हाँ विमला बहन, वो क्या है ना कि मैं एक अच्छी पड़ोसन हूँ और मुझे अच्छे से पता था कि मेरी पड़ोसन को कौन सा हीरो पसंद है। चुड़ैल इतना कहकर गांव वालों को मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी उसके शरीर में जलन सी होने लगी। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? ओह, मेरा शरीर जल रहा है। तुम लोगों ने मेरे पीठ पीछे क्या किया है? दुष्ट औरत, तू कभी नहीं सुधर सकती। अब हमने तेरे शरीर का अंतिम संस्कार होने के लिए भेज दिया है, इसीलिए तुझे ये जलन हो रही है। इतना कहकर विमला चुड़ैल जलकर राख हो गई और उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव श्याम नगर में हर रोज शाम को पकौड़े की बहुत ही तेज खुशबू आती थी। अगर कोई भी उस खुशबू की तरफ जाता तो उसे वहाँ एक पकौड़े वाली चुड़ैल मिलती।
जो उस गांव वाले को तड़पा तड़पा कर मार देती थी। इस वजह से गांव वाले डर कर अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलते थे। एक शाम दिनेश घर में बैठा शराब पी रहा होता है, तभी उसे पकौड़े की खुशबू आती है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पकौड़ों की। अगर शराब के साथ ये खाने को मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। उसी समय दिनेश की पत्नी सीमा वहां आ जाती है और बोलती है, अजी कहाँ जा रहे हो? एक तो शराब पीकर गलत काम कर रहे हो, ऊपर से शाम के समय पकौड़े चाटने जा रहे हो। मैं मना कर रही हूँ, कहीं नहीं जाना। पता है ना, ये भूतिया पकौड़े वाली का जाल भी हो सकता है। दिनेश जो शराब के नशे में चूहे से शेर बन चुका था और बोलता है, मुझे समझाती है, पता है ना मैं नशे में हूँ, और नशे में चूहा भी शेर बन जाता है। जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा भूतिया पकौड़े वाला है, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा आजा। ऐसा कहकर दिनेश वहां से निकल जाता है और पकौड़े की खुशबू की दिशा में चलने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, वही भूतिया पकौड़े वाली वहां आ जाती है और बोलती है, क्यों रे शराबी, तू बहुत बहादुर बन रहा था ना अपने घर पर, चल कर मेरी ऐसी की तैसी, मैं भी तो देखूं जरा। चुड़ैल की बात सुनकर दिनेश हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले दिनेश कुछ करता, चुड़ैल उसे उठा लेती है और बोलती है, क्या हुआ, क्या सोच रहा है, मुझे कैसे पता चला? मुझे सब पता है, तुम गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हो। सब पता है मुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को मार देती है। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश मिलती है। उसी समय दिनेश की पत्नी सीमा भी वहां आ जाती है और लाश को देखकर रोते हुए बोलती है, मैंने कहा था इस शराबी को मत जा, वो खूनी चुड़ैल हो सकती है, लेकिन नहीं माना इसने। बहुत बहादुर बन रहा था, अब मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। फिर गांव वाले मिलकर दिनेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद गांव में शाम के बाद तो मानो कर्फ्यू सा लग जाता है। कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन सरपंच जी बोलते हैं, हे भगवान, हमें शैतान से बचाओ, बदले में चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन इस गांव को इस शैतान के चंगुल से आजाद करवा दो। कुछ दिनों बाद गांव में सोहन आता है। सोहन शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई कर वापस लौटता है। सोहन की बूढ़ी दादी सोहन को बोलती है, सोहन बेटा, गांव में शाम के बाद मत घूमना और जो काम हो दिन में ही निपटा लेना। गांव और शहर के माहौल में बहुत फर्क है। दादी की बात सुनकर सोहन को समझ नहीं आता और वो थके होने के कारण अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सोहन दादी से कहता है, दादी, मुझे अपने बचपन के दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। दादी सोहन से कहती हैं, ठीक है सोहन बेटा, जहाँ जाना है चले जा, लेकिन मेरी बात याद रखना, शाम होने से पहले वापस घर लौट आना। दादी की बात सुनकर सोहन वहां से चला जाता है और अपने बचपन के दोस्त पन्नू और रवि से मिलता है। पन्नू और रवि सोहन को देखकर बहुत खुश होते हैं। तुम बिल्कुल नहीं बदले पन्नू। अरे यार चलो छोड़ो ये सब, चलो कहीं घूम कर आते हैं, खूब मस्ती करेंगे वहाँ, क्या बोलते हो तुम दोनों? नहीं सोहन, अब इस गांव में वो बात नहीं रही यार। अब इस गांव में कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता है। घर से नहीं निकलता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, ऐसा क्या हो गया इस गांव में जो कोई भी रात में यहाँ से नहीं निकलता? कोई बताओ मुझे। अच्छा, तभी मैं कहूँ दादी मुझे शाम होने से पहले घर आने को क्यों बोल रही थी। मुझे और बताओ उस चुड़ैल के बारे में। अब और क्या बताएं सोहन, किसी भी गांव वाले ने उस चुड़ैल को नहीं देखा है, क्योंकि शाम होते ही सब गांव वाले डर की वजह से अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसा कहकर पन्नू और रवि वहां से चले जाते हैं। ये दोनों भी कितने भोले हैं, भला ऐसा भी होता है क्या? भूतिया चुड़ैल, वो भी पकौड़े वाली। हाँ अरे वाह, क्या नाम दिया है। ऐसा कहकर पन्नू और रवि वहां से चले जाते हैं। ऐसा कहकर सोहन वहां से चला जाता है। ये दोनों भी ना लगता है मुझे डराना चाहते हैं। मैं आज अपने घर की खिड़की खुली रखता हूँ, देखता हूँ कौन सी भूतिया पकौड़े वाली आती है। और अपने घर की खिड़की खोलकर ही सो जाता है। रात होते ही गांव में पकौड़े की खुशबू फैल जाती है, क्योंकि वही भूतिया पकौड़े वाली गांव के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। अरे ओ गांव वालों, जरा बाहर तो आओ, देखो क्या मस्त पकौड़े लाई हूँ बनाकर, प्याज के, बैंगन के और न जाने कौन कौन से, कोई तो आओ। चुड़ैल थोड़ी देर तक गांव के बीच में खड़ी रहती है।
लगता है गांव वाले मेरे पकौड़े नहीं खाना चाहते। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना ग्राहक अपने आप ही ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। तभी उसे सोहन की खुली खिड़की दिखती है। लगता है आज का ग्राहक मिल गया है। उस खुली खिड़की में ही छुपा है मेरा शिकार। जिसे खाकर मैं करूंगी अपनी भूख का अंतिम संस्कार। वाह वाह वाह, क्या शायरी है, क्या शायरी है। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने पकौड़े के साथ वहाँ खड़ी हो जाती है और पकौड़ों की खुशबू खिड़की से होते हुए सोहन की नाक में जाती है। सोहन उठ जाता है। अरे वाह, क्या मस्त खुशबू आ रही है पकौड़ों की। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो पकौड़े कितने बढ़िया होंगे, मजा आ जाएगा, चलकर देखता हूँ। ऐसा कहकर सोहन अपने घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, ये तो सचमुच में चुड़ैल है भाई। इसका मतलब सब लोग सच कह रहे थे। अरे मर गया रे, कोई तो बचाओ। सोहन की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। तो चूजे, तुझे क्या लगा कोई प्लास्टिक का भी चुड़ैल होती है? अरे तू कितना भी चिल्ला ले, कोई नहीं निकलेगा इस समय। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन को उठाकर अपनी दुकान के पास ले जाती है। क्या मोटा माल है, इसके तो क्या मस्त पकोड़े बनेंगे। आज इंसानी पकोड़ा ही खाती हूँ तलकर। लेकिन इससे पहले थोड़ा चाकू तेज कर लूं। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने चाकू की धार को तेज करने लगती है। ये देखकर सोहन घबरा जाता है और बोलता है, देखो चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मुझे लगा मेरे गांव के दोस्त मजाक कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आपको देखकर यकीन हो गया कि वो सच कह रहे थे। मुझे जाने दो, तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूंगा। तू कुछ भी कर ले या बोल ले डार्लिंग, लेकिन आज तो मैं तुझे मार कर खाऊंगी ही। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन के ऊपर चाकू से वार करती है। लेकिन सोहन पीछे हट जाता है और उसके कपड़े फट जाते हैं। कपड़े फटते ही उसका तावीज बाहर आ जाता है जो उसने पहना हुआ था। चुड़ैल तावीज को देखकर पूछती है, ये तावीज तुझे कहाँ से मिला? कौन है तू? ये ताबीज मुझे मेरी दादी ने बचपन में पहनाया था। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इस ताबीज के बारे में कैसे पता चला? सोहन की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोहन से बोलती है, सोहन बेटा, ये तावीज मेरा है और मैं बहुत साल पहले मरते समय ये तावीज अपने बेटे को पहना गई थी। उसी समय सोहन की दादी सोहन को ढूंढते हुए वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, चुड़ैल, ये तेरा ही बेटा है जिसे मैंने पाला है। आज तू अपनी भूख मिटाने के लिए इसे मारने चली थी, तुझे शर्म आनी चाहिए। दादी की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और दादी से बोलती है, सही कह रही हो दादी, मुझे इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। न जाने मैंने कितने लोगों की जान ली है, लेकिन मुझे मेरा ये बेटा ही मुक्ति दिलवा सकता है। वो ये तावीज मेरे गले में डालकर भगवान शिव का मंत्र पढ़े तो मैं इस चुड़ैल की योनि से आजाद हो जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सोहन रोते हुए बोलता है, माँ, आपको मैं इस योनि से मुक्ति जरूर दिलाऊंगा ताकि आप किसी और को फिर से न मारें और इस दुनिया से चली जाएं। ऐसा कहकर सोहन अपना तावीज चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और शिव भगवान का नाम लेने लगता है। चुड़ैल थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो जाती है। चल मेरे बेटे, घर चल, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए पकौड़े बनाए हैं।